अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले वायुसेना की करेंगे, जो 2 दिन बाद यानी कि 17 तारीख से वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास करने जा रही है। भारतीय वायुसेना हर 3 साल में वायु शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन करती है, जिसके तहत ही शनिवार को वायु शक्ति एक्सरसाइज का आगाज होगा। और इसी के मद्देनजर राजस्थान के जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के वायुवीरों ने वायु शक्ति का फुल ड्रेस रिहर्सल किया, जिसमें एयरफोर्स के किन किन घातक विमानों और अटैक हेलीकॉप्टर्स ने अपना दमखम दिखाया। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी सीमा के नजदीक गरजते फाइटर जेट्स और उनसे बरसता गोला बारूद। ये तस्वीरें ना तो जंग के किसी मोर्चे की हैं और ना ही किसी स्पेशल ऑपरेशन की, बल्कि एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से आई हैं। यहाँ एयरफोर्स ने युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 का फुल ड्रेस रिहर्सल किया है। इस रिहर्सल में राफेल से लेकर सुखोई तक, मिराज से लेकर तेजस तक और प्रचंड से लेकर ध्रुव हेलीकॉप्टर तक ने अपने दमखम का प्रदर्शन कुछ इस अंदाज में किया, जिसे देख हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गया। भारतीय वायुसेना के करीब 120 से ज्यादा लड़ाकू विमान, मालवाहक जहाज, हेलीकॉप्टर, इसके अलावा अन्य साजो सामान के जरिए पूरी पोखरण रेंज जो है जोरदार बम की धमाकों, मिसाइल के धमाकों से गुंजायमान उठी। भारतीय वायुसेना हर 3 साल में वायु शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन करती है, जिसकी शुरुआत इस बार 17 फरवरी से होगी। युद्धाभ्यास से पहले हुए इस रिहर्सल में 18 काल्पनिक ठिकानों पर बमबारी से पोखरण की धरती थर्रा उठी। हेलीकॉप्टर ने दुश्मन की धज्जियां उड़ा दी। हर तरफ धुएं और धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। वायुवीरों के इस पराक्रम को देखने के लिए वहां एयरफोर्स के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ये जो आज का एक्सरसाइज है वायु शक्ति 2024, ये हमारी क्षमताओं का ही एक ताकत का एक प्रदर्शन है। और जैसे मैंने कहा, एक नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में काम करने की जो हमारी एयरफोर्स है, उसकी कैपेबिलिटी को दिखाया जाएगा। जो यहाँ पे वेपन डिलीवरी होगी, वो हमारी प्रिसाइज टारगेटिंग कैपेबिलिटी का भी एक प्रदर्शन है। और हमारे वायुसेना की ताकत को हर तरीके से अच्छे से उभार के, जैसे मैंने कहा, ना सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने हमारा जो ये फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन है, हमारे इंडियन एयरफोर्स की क्षमता का सिक्का जमाएगा। एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि 17 तारीख से शुरू होने वाले इस युद्धाभ्यास में 77 फाइटर जेट्स, 41 हेलीकॉप्टर, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट समेत कुल 121 एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएंगे। साथ ही करीब 15,000 एयर वॉरियर्स भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पायलट से लेकर ग्राउंड स्टाफ तक शामिल हैं। मगर खास बात ये होगी कि पहली बार राफेल और प्रचंड हेलीकॉप्टर भी अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते दिखेंगे। वायुसेना की ये सभी एयरक्राफ्ट अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरेंगे और पूरी सटीकता के साथ अपने रणकौशल का प्रदर्शन करेंगे। एक्सरसाइज वायु शक्ति हमारे इंडियन एयरफोर्स की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का एक दिलचस्प प्रदर्शन है। इस वर्ष के संस्करण में स्वदेशी जहाज जैसे तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 100 से भी अधिक एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इस प्रदर्शन में राफेल, मिराज 2000, सुकोई, जैगुआर, हॉक, C-130, चिनूक, अपाचे और मी-17 जैसे अन्य एयरक्राफ्ट भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान स्वदेशी सतह से हवा में मारने वाली हथियार प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम्स कहते हैं, आकाश और संबर, वो भी दुश्मन के जो घुसपैठी जहाज हैं, उनको ट्रैक करके मारने गिराने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन होगा।
अब वायु शक्ति की बात करें तो ये विभिन्न हवाई अड्डों से संचालित होने के साथ ही लंबी दूरी और सटीक क्षमता के साथ साथ पारंपरिक हथियारों को सटीक समय पर और विनाशकारी प्रभाव से वितरित करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन होगा। मेक इन इंडिया पे जो फोकस है उसमें न सिर्फ राफेल, हमारे जो स्वदेशी इंडिजिनस मैन्युफैक्चर्ड प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तेजस और ध्रुव सहित सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन जैसे मैंने कहा आकाश, समर, इन सब का भी भरपूर प्रदर्शन होगा। वायु शक्ति अभ्यास दिन और रात में चलने वाली वायुसेना की एक्सरसाइज है, जिसमें आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को हर कसौटी पर परखा जाता है। साथ ही अभ्यास के माध्यम से भारतीय सेना के साथ जॉइंट ऑपरेशन का भी प्रदर्शन किया जाता है, ताकि अगर नौबत युद्ध की आई तो बेहतर तालमेल के साथ दुश्मन का खात्मा किया जा सके। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पुरानी इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। सीजीआई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया, जिसमें सीजीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया। लगे हाथ कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड के जरिए अब तक किए गए योगदान की सभी जानकारी 31 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी। अपने फैसले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्कीम को असंवैधानिक करार दिया और तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। सियासी पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के मकसद से जनवरी 2018 में इस स्कीम की घोषणा की गई थी, मगर फैसले के खिलाफ कुछ लोग अदालत चले गए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इन्हीं याचिकाओं पर ये फैसला सुनाया है। हमारे साथ याचिकाकर्ता वरुण ठाकुर हैं। वरुण जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस पे? सर, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इस ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसको हम सैल्यूट करते हैं। और जिस तरीके से एक डेमोक्रेसी में एक मील का पत्थर साबित हुआ है ये जजमेंट, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी ये राइट टू नो के अधिकारों का हनन करती थी। 2018 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई तो इसका अधिकार भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं को दिया गया, जहां से देश का कोई भी नागरिक या कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दान कर सकता था। लेकिन अब अदालत ने इस स्कीम को ही रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से अब तक के चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग को ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी ताकि पता चल सके कि बीते 5 सालों में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। निर्वाचन आयोग से कहा है कि वो उस जानकारी को सीधे सीधे और प्रोसेस करके और उसे अपने वेबसाइट पर डालेंगे ताकि जनता को ये पता चल सके कि पिछले 5 वर्षों में किन्होंने स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति विशेष ने या फिर किसी कॉरपोरेट ने या किसी संस्थान ने या कुछ लोगों ने मिलकर किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। इसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के पास बिना कैश किए हुए बॉन्ड हों वो स्टेट बैंक में जमा करके उनसे इन कैश करा सकते हैं, यानी अपने पैसे वापस ले सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में ये भी माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और ये काले धन पर रोक लगाने का एकमात्र तरीका नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फौरन चुनावी बॉन्ड की बिक्री बंद करने का निर्देश भी दिया। बिल्कुल कहा है कि काला धन रोकने की एक प्राथमिक जिम्मेदारी है कोर्ट की, सरकार की, मगर उसका तरीका दूसरा होना चाहिए। ये जो तरीका था ये गलत तरीका था। जो नॉर्मल वोटर्स का, जो जनता का जो राइट टू नो का अधिकार है उसका डायरेक्ट हनन हो रहा था। असर क्या होगा? अब ये कहा कि एसबीआई क्या जो
बॉन्ड अभी तक बेच चुकी है या कैश नहीं हुए, तो उसका क्या असर होगा, या अब बेच नहीं उसमें सकती? सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है कि जो एसबीआई ने जो बॉन्ड इन कैश नहीं हुए हैं, उन जिन्होंने परचेज किया था उनकी मनी रिटर्न की जाए। अदालत का ये फैसला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। ऐसे में ये भी जान लीजिए कि बीते 6 सालों में किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला है। साल 2018 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा सत्ताधारी बीजेपी को मिला है। उसे 6 साल में चुनावी बॉन्ड से 6,566 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई, जबकि कांग्रेस को 1,123 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। वहीं इस फेहरिस्त में तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, जिसे बीते 6 सालों में 1,092 करोड़ का चुनावी चंदा हासिल हुआ। चौथे नंबर पर बीजेडी है, जिसे 774 करोड़, और 5वें नंबर पर डीएमके है, जिसे 616 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के विरोध और समर्थन में सियासी दलों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन अब इस अदालती फैसले से लंबी चली इस बहस पर विराम लग गया है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 22 फरवरी से उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही 10वीं और 12वीं परीक्षा की। नकल को भी अकल चाहिए, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान अगर छात्र यहां नकल में अकल लगाते हुए पकड़े गए तो अब उनकी खैर नहीं। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी तरह की चालाकी नहीं चलेगी, छात्रों पर यह भारी पड़ सकती है। कभी परीक्षाओं में नकल को लेकर उत्तर प्रदेश बदनाम रहा है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में भी धड़ल्ले से विद्यार्थियों की ओर से नकल की जाती रही है और कहें कि करवाई भी जाती रही है। स्कूल की बाउंड्री के पास पुलिस की मौजूदगी में ही नकल कराने वाले खड़े हुए करते थे। कोई मैदान में बैठकर पेपर हल करता नजर आता था, तो कोई स्कूल की दीवार पर बैठकर पेपर के बारे में बताता नजर आता था। हाँ, तो तब हो जाती थी जब परिजन अपने बच्चे को नकल कराने के लिए गाइड लेकर बाउंड्री के पास जाकर खड़े हो जाते थे। हालांकि साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के हाथों में उत्तर प्रदेश की सत्ता आने के बाद से ही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तस्वीर बदल चुकी है। साल दर साल योगी सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है और इस बार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्ती बरतने वाला है। इस बार यूपी बोर्ड की तरफ से 5 स्तर की निगरानी की जाएगी, जिसमें एग्जामिनेशन हॉल में तैनात होने वाले इन्विजिलेटर्स यानी कि परीक्षकों को आई कार्ड दिया जाएगा, जिसमें बारकोड होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इन्विजिलेटर को लेकर कोई फेरबदल न हो सके। हर जिले में एग्जाम कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। उनकी निगरानी के लिए 5 रीजनल कंट्रोल सेंटर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इनसे कोऑर्डिनेशन और पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा की निगरानी के लिए लखनऊ में एक प्रमुख कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्रों की निगरानी लगातार सीसीटीवी कैमरे से भी की जाएगी। परीक्षा पत्रों की मॉनिटरिंग के लिए अलग से टीमें भी गठित होंगी, जो किसी भी तरीके से पेपर के साथ छेड़छाड़ की घटना को रोकेंगी। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिनका काम नकल माफिया और उनसे जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखना होगा। यही नहीं, बल्कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़ी टीमों के भी गठन की तैयारी है, जो यूपी बोर्ड से जुड़े परीक्षा केंद्रों की कड़ी निगरानी के लिए तैनात होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग इसी एलआईयू और यूपी पुलिस के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें बोर्ड एग्जाम पर नजर रखने में उसे मदद मिलेगी, ताकि इस बार भी पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा का लक्ष्य पूरा हो सके। पिछले साल यूपी बोर्ड के इम्तिहान में 27 साल बाद ऐसा मुमकिन हो पाया था। शिक्षा निदेशक हमारे साथ हैं। सर, इस बार यूपी बोर्ड, क्योंकि पिछली बार एक अचीवमेंट हुआ था, इस बार आप लोगों के सामने चैलेंज है, तो सबसे पहले क्या नई बात इस बार होगी? गत वर्ष जो तैयारियां की गई थी उनको तो हमने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा गया, व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ चीज़ें नई भी जोड़ी गई हैं, जैसे हमारे यहाँ फर्जी कक्ष निरीक्षक की कहीं कहीं समस्या आती थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए बोर्ड ऑफिस से ही जो है कक्ष निरीक्षक के परिचय पत्र जारी किए गए हैं, जिसपे उनका क्रमांक अंकित है, विद्यालय का नाम अंकित है, बार कोड अंकित है। यदि कोई परीक्षक
फर्जी ढंग से वहाँ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में हमें सुविधा रहेगी। उसकी पहचान भी हम लोग तुरंत कर लेगा हमारा सशस्त्र दल या सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी कर पाएंगे। मॉनिटरिंग के लेवल पे ही हम लोगों ने पहले कंट्रोल रूम केवल हमारे मुख्यालय स्तर पे रहता था लखनऊ पे, अब कई स्तर पे हम लोग इसे लागू कर रहे हैं। हम लोग रीजनल ऑफिस में जो हमारे 5 हैं वहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है, वो अपने परिक्षेत्र में जो भी जिले हैं वहाँ के केंद्रों को वहाँ से देख पाएंगे। प्रयागराज में भी जहाँ पर हमारा परिषद मुख्यालय है वहाँ पे भी कंट्रोल रूम स्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा विद्या समीक्षा केंद्र जो हमारा जो साक्षरता केंद्र में चलता है उसको भी इससे जोड़ा है कि वो भी देख पाएं। और अब बात करती है एटीएम से निकलने वाले पिज्जा की। एटीएम मशीन से पैसे निकलते हैं आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एटीएम जैसी मशीन से पिज्जा निकलता देखा है? तो आज आपको हम पिज्जा खिलाएंगे और वो भी एटीएम मशीन वाला। ये मशीन चंडीगढ़ के सुखना लेक के पास लगी है, जहां पर इसे एटीएम पिज्जा मशीन का नाम दिया गया है। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर मौजूद हूं और अगर कोई भी चंडीगढ़ आए तो वो सुखना लेक देखे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन एक और कारण है जो आपको अब सुखना लेक की तरफ है वो आकर्षित करेगा। जी हां, देश में पहली बार एटीएम वेंडिंग मशीन का कंसेप्ट आया है और इस मशीन की अगर हम बात करें तो ये देश में पहली ऑपरेशनल एटीएम वेंडिंग मशीन है। जी हां, आपने जैसे एटीएम से पैसे निकलते हैं बिल्कुल उसी कंसेप्ट की तरह यहाँ से जो पिज्जा है वो 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो वेरी मच शर्मा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है पिज्जा एटीएम पे। थैंक यू। रोहित जी, इस कंसेप्ट की अगर हम बात करें, यूरोप में ये कंसेप्ट काफी पॉपुलर है जी, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में ये कह सकते हैं कि ये पहला है जो ऑपरेशनल इस वक्त हिंदुस्तान भर में, इनफैक्ट अगर कहें तो पूरे एशिया भर में ये ओनली पिज्जा वेंडिंग मशीन है जो ऑपरेशनल है इस वक्त। मशीन आप देख सकते हैं ये पार मॉनिटर है, जहां पर सबसे नीचे आप देख सकते हैं लिखा है इंसर्ट टोकन। यहाँ पर सबसे पहले है जो टोकन है उसको डाला जाता है और उसके बाद कमांड्स आती है। उस कमांड के जरिए आपको कितनी वैरायटीज का जो पिज्जा है जो उसके अंदर कमांड पहले से इंस्टॉल की गई है तो लगभग 7 तरह का जो पिज्जा है वो बनकर तैयार किया जाता है। यहाँ पर कमांड देने के बाद जो अंदर रोबोटिक आर्म है वो पिज्जा के बेस को उठाती है और दूसरी तरफ जहां पर ये आप 7 डिफरेंट कलर के ये लाइट्स नजर आ रही हैं आपको, तो 7 डिफरेंट कलर की जो टॉपिंग्स है जो पिज्जा आपको पसंद है वो यहां से उठा लेते हैं। और फिर आप बिल्कुल राइट हैंड साइड पे जो ये ओवन आप देख रहे हैं जिसमें हॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर वो पिज्जा है रोबोटिक आर्म के जरिए पहुंचता है और फिर 3 मिनट के अंदर है वो तैयार हो जाता है। आदमी इवन एक बच्चा भी चला सकता है, इसमें किसी भी आदमी को यहाँ पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो आप आइए, जैसे बैंकों का एटीएम इस्तेमाल करते हैं वैसे पिज्जा का एटीएम इस्तेमाल करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि एक पिज्जा है जो बनकर तैयार हुआ है। एक बार देखते हैं इसका टेस्ट। हमारा सिग्नेचर पिज्जा है जिसे हवाईन पिज्जा कहते हैं। कौन सा पिज्जा है? ये हमारा सिग्नेचर पिज्जा है, इसे हवाईन पिज्जा कहते हैं जी। बिल्कुल हवाईन। तो ये हवाईन पिज्जा है। एक बार चेक करते हैं किस तरह का इसका टेस्ट है, क्योंकि अगर हम बाकी जो पिज्जाज हैं उससे कितना अलग है, कितना अच्छा है, एक बार देख के बताते हैं। आने वाले दिनों में जो यूरोप का ये कंसेप्ट है इंडिया में भी काफी पॉपुलर होने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं कि ऐसे ट्रैकिंग फील्ड में जहां तक पहुंचने के लिए आपको खास तौर से उत्तराखंड का रुख करना होगा। यहां अभी भी हालांकि बर्फ बिछी हुई है। ये जगह उत्तरकाशी का केदार कांठा है, जहां स्नो ट्रैकिंग पसंद करने वाले कई सैलानी इन दिनों अपने शौक को पूरा करने के साथ साथ पहाड़ी धुनों पर थिरकते हुए
मौसम का मजा लेने पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम है जिसकी कहानी कभी और आपके सामने हम रखेंगे, मगर इस जगह का दूसरा पहलू यहाँ की स्नो ट्रैकिंग है, जिसको आजमाने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सर्दियों में यहाँ की वादियों की निखरी खूबसूरती निहारने के लिए ही खास तौर से स्नो ट्रैकिंग के शौकीनों का जमावड़ा लगा रहता है, जिनका स्थानीय लोग कुछ ऐसे तिलक लगाकर पारंपरिक स्वागत भी करते हैं। भले ही फरवरी के महीने में अब धीरे धीरे आसपास के इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, बावजूद इसके केदारकांठा में अच्छी खासी बर्फबारी अभी भी देखी जा सकती है। भारत की सबसे फेमस विंटर ट्रैक में से एक केदारकांठा ट्रैकिंग के बीच ये सैलानी अपनी खुशी, अपने जज्बात कुछ ऐसे नाच गाकर बयां कर रहे हैं। बर्फ से ढकी केदारकांठा ट्रैक की खूबसूरती को बयां करना फिलहाल तो मुश्किल है। यही वजह है कि केदारकांठा न केवल धार्मिक वजहों से बल्कि अपनी स्नो ट्रैकिंग के साथ ही अपनी हसीन वादियों और खूबसूरत पहाड़ों के लिए देश के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।